व्हाट इज एन आइडियल गैस। ठीक है, ये आता है एक सेकंड में देख लूं कितने मार्क्स का आंसर आता है। ये आता है तकरीबन तकरीबन 3 मार्क का सवाल आता है, व्हाट इज एन आइडियल गैस। ठीक है, मतलब 3 मार्क्स में सिर्फ आपको ये लिखना होता है कि आइडियल गैस क्या है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हम इसको समझ लें, आइडियल गैस क्या है। अच्छा, आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो होती है गैस दैट कन्फर्म्स, कन्फर्म्स मतलब मतलब बात मानती है इस चीज की। अ गैस दैट कन्फर्म्स द आइडियल गैस इक्वेशंस and follows all the assumptions, all the assumptions of the kinetic model theory। ठीक है, काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस लिख लेते हैं, काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस। ठीक है, लेकिन 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 अब इतनी बात आपने लिख भी ली, इसमें से भी फिर भी आपको 3 में से 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो अ गैस दैट कन्फर्म्स द आइडियल कन्फर्म्स टू द आइडियल गैस इक्वेशंस। ठीक है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशंस की बात मानती है, उनके तहत ही हर चीज करती है, उनको कभी तोड़ती नहीं है। वो इसके लिए ऐसी चीजें हैं जैसे उसके रूल्स हैं, उसके गवर्निंग फैक्टर्स हैं। तो अ गैस दैट कन्फर्म्स द आइडियल गैस इक्वेशन मतलब पूरी पूरी बात मानती है आइडियल गैस इक्वेशंस की, एंड फॉलोज ऑल द असम्पशंस ऑफ द काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस। कोई 5 असम्पशन है जो हम पढ़ेंगे, अगर कोई सी भी एक इसमें से टूट गई तो वो चीज आइडियल नहीं कहलाई जा सकती। ठीक है, ये सब लिखने के बाद भी आपको 1 मार्क मिलेगा 3 में से। वो क्यों? वो ये इसलिए क्योंकि एग्जामिनर जो चाह रहा है आपसे, वो मैं अब नेक्स्ट टाइम लिखवाना चाह रहा हूं। वो ये चाहता है एग्जामिनर आपसे के इट मस्ट, क्या है, इट मस्ट फॉलो द इक्वेशन पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी आइडियल गैस इक्वेशन जो भी हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी ऐसे फॉर्म की होंगी, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के। इट मस्ट फॉलो द इक्वेशन पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वेयर, और बाकी का 1 मार्क ये मिलेगा जब आप P को डिफाइन करोगे, V को डिफाइन करोगे और T को डिफाइन करोगे। मतलब P V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एग्जामिनर आपको 1 मार्क देगा। वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनको बताओ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर। तो ये एग्जाम के लिहाज से बता रहा हूं कैसे लिखना है। इट मस्ट फॉलो द इक्वेशन P V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम एंड T इज टेम्परेचर, एंड T इज टेम्परेचर। अच्छा, ना अब जगह ना हो, अगर जगह ना हो, फॉरगेट ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला लिख के आएंगे सिर्फ। नीचे वाला इज द मेन पार्ट। ठीक है, दिस इज दी असल में एग्जामिनर जो आपसे चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि इट मस्ट बी अ गैस दैट फॉलोज द इक्वेशन पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और आप प्रेशर को एक्सप्लेन कर दोगे, वॉल्यूम एक्सप्लेन कर दोगे और टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर दोगे। ये चीज, तीनों चीज आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अपने। ठीक है, ये है, जगह बचे तो लिख देना। ठीक है, मतलब ये पूरी कहानी हमने एक फॉर्मूला में लिख दी है, ये पूरी कहानी हमने इसके ऊपर ही वर्ड्स में लिखी है। सही है जी। सो ये है कुछ जो आपको दिमाग में रखना, आइडियल गैस बेसिकली ये होती है। अच्छा, now what you need to remember, there is some key pointers, some key things that I want you all to remember। तो उसमें से सबसे पहली जो है, ये सबको पता भी होता है, काफी सारी ये सारी चीजें क्लियर होती भी हैं। ठीक है, बट we're still going to try and revise them, and बस इधर की पॉइंट्स बना रहा हूं ताकि अगर किसी को रिवाइज करने में कुछ मुश्किल हो तो उसको याद आ जाए। ये सब चीजें आपने याद रखनी। क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 1 मोल में 6.023 into 10 to the power 23 particles होते हैं। You need to remember this। 6.02 लिख लेते हैं, 023 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6.02 into the power 23 या 6.03। अच्छा, you will also find this number in your data booklet। और ये क्या है? ये बेसिकली है Na। this is Na, this is known as Avogadro's number। गाड्रो, आई डोंट नो इसका नाम एवागाड्रो क्यों है, मेरी समझ नहीं आया। तुम एवागाड्रो रखते तो ज्यादा अच्छा था, एवागाड्रोज नंबर। पता नहीं एवागाड्रो है इसका नाम भाई।
और इसने ये जो है ये इतना बड़ा नंबर आपको निकाल के दिया कि बेसिकली किसी भी चीज का एक मोल ले लो, पानी का एक मोल ले लो, क्लोरीन का एक मोल ले लो, कार्बन का एक मोल ले लो, किसी भी चीज का एक मोल ले लो, उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ये आपको याद रखना है। अच्छा, फिर दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है। अच्छा, तो अब अगर आपको ये पता है तो, और अगर आपसे पूछ लिया कि आप हमें ये बताओ कि एक चीज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसका ये पूछा हुआ है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसमें, तो पार्टिकल्स इस तरह से आएंगे, यू विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स and that is usually represented by the symbol small n। number of moles को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, यू मल्टीप्लाई दिस बाय 6.023, ये ऊपर का कॉपी करो, ठीक है। सो बेसिकली क्या, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछ लिया है कि इसमें पार्टिकल्स बता दो, तो नंबर ऑफ मोल्स को इस पार्टिकल के उस काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये भी एक छोटा सा की पॉइंटर है। क्या की पॉइंटर है, की पॉइंटर ये है कि ये है कि रिमेंबर, ऑल्सो रिमेंबर लिख रहा हूं, ऑल्सो रिमेंबर 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। ये भी आप लोगों ने दिमाग में रखना है। एक डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होगा, या नहीं हो सकता है कभी कभार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 1 लीटर, ये 5 लीटर गैस है, तो बेसिकली 5 डेसीमीटर गैस हो, ठीक है। सो इसको भी दिमाग 5 डेसीमीटर क्यूब गैस होगी, तो ये एक चीज है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेगी। कभी वो लीटर उठा के दे देंगे तो आपको ये नहीं कि आपको याद ना रहे कि डेसीमीटर क्या था और लीटर क्या था, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, और उसके बाद लेट्स जो है, अच्छा बाकी ये कहानी ये है कि आपको अगर किसी भी चीज के मोल निकालने हो, ठीक है, वैसे तो ये नहीं आता, लेकिन एक फॉर्मूला है, आई नो यू गाइज वुड नो दिस, बट द फॉर्मूला इज, आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, क्या था वो फॉर्मूला, हाँ, मास इक्वल्स टू, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mR, ठीक है जी। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन एनीथिंग, नंबर ऑफ मोल्स जो n से रिप्रेजेंट होता है, वो कैसे ढूंढा जा सकता है, वो ढूंढा जा सकता है थ्रू मास डिवाइडेड बाय mR/AR, ठीक है जी। mR/AR क्या है, वो किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वो होगा, क्या होगा, इट विल बी दी मास नंबर, दिस इज बेसिकली द मास नंबर, जो आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो बस ये की पॉइंटर्स है। ये लास्ट वाला भी कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो कभी आपको पीरियोडिक टेबल देती नहीं है, तो यू वुड नेवर बी एक्सपेक्टेड टू नो दिस। लेकिन खैर फिर भी ये चीज है, बस ये कुछ की पॉइंटर्स आपके केमिस्ट्री के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी, ठीक है। बाद की कहानी एक और चीज जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में लिखवाई थी, वो मैंने क्या लिखवाई थी, सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो, केमिस्ट्री में 273 इस्तेमाल करते थे, फिजिक्स में 273.15 इस्तेमाल करोगे तो केल्विन में आएगा टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ये एक की पॉइंटर है जो आपने याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये याद रखना है। ये जो है वो रंग बिरंगे आपके की पॉइंटर्स बनाए मैंने, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, सारी केमिस्ट्री का रिवीजन था। लेट्स मूव ऑन टू अब कुछ कहानियों पे, एंड फिर जो है वो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। अच्छा सबसे पहले तो आई वांट टू बी डिस्कसिंग सम कांस्टेंट्स, ठीक है जी। कुछ कांस्टेंट्स जो आपको पता होने चाहिए हैं, याद करनी है इनकी वैल्यू, नहीं बिल्कुल नहीं करनी, डेटा बुकलेट में अगेन मिल जाएगी। अच्छा, उसमें से सबसे पहला कांस्टेंट क्या है, उसमें से सबसे पहला कांस्टेंट है आपका के, विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगी। वो क्या होती है, वो होती है 1.38 into 10 to the power minus 23, that is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह फिर आपको मैंने जैसा भी लास्ट स्लाइड में लिखवाया, यू हैव Na, वो क्या है, वो है एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है जी, एवोगाड्रोस नंबर, एंड दैट इज 6.02 into 10 to the power 23। और जो आप केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे आर, nRT, PV equals to nRT, जो आप लोगों को याद होगा, दिस इज नोन एज द मोलर गैस कांस्टेंट, दिस इज मोलर गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो होती है 8.31
लेकिन 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 ये मैं सिर्फ आपको डेरिवेशन के लिहाज से समझा रहा हूं, यू डू नॉट नीड टू नो दैट। ये बेसिकली आती है जब आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विद एन एवोगाड्रोस नंबर, तो जब ये मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आती है 8.31। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे आर आएगा विच इज 8.31। तो ये आपके 3 कांस्टेंट्स हैं इस चैप्टर के, जो आप बदल बदल के इस्तेमाल करते जाओगे। ठीक है, और आपको ये किसी में से इसमें से किसी भी चीज को याद नहीं रखना, डेटा बुकलेट में सब मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें याद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, दैट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, बाकी ये भी याद रखना आर जो है वो के इंटू एन ए है। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी डेरिवेशन करके दिखाऊंगा तो उसे इसलिए लिखवाया। ठीक है, बट बस ये दिमाग में रखनी है सारी चीजें। ठीक है, यू नीड टू बी अवेयर विद दीज कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, नाउ अब जरा चलते हैं टू योर फर्स्ट 2 इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन जो आपको पता होने की जरूरत है, एंड दैट इज अ PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT। अच्छा, नाउ इसमें से दिस इज वन इक्वेशन दैट यू नीड टू नो। ठीक है, और इसकी डेरिवेशन जो है वो कोर्स में नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं ले, उसकी कोई आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जो है वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन है, PV इक्वल्स टू nRT। इसमें P जो है वो क्या है, इसमें P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है जी, इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के इस्तेमाल होता है फॉर्मूला। R क्या है, R जो है वो मोलर गैस कांस्टेंट है, मोलर गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमेशा ही 8.31 आएगी। और T क्या है, T इज टेम्परेचर, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन्स। ठीक है जी, ये केल्विन्स मिलेंगे, प्रेशर जो लेंगे वो पास्कल मिलेंगे, और वॉल्यूम जो लेंगे वो मीटर क्यूब मिलेंगे। ठीक है, इन तीनों से अलग कोई यूनिट करोगे, आंसर जो है वो अलग आएगा, गलत आएगा। ठीक है, यू विल ऑलवेज नीड टू बी कन्वर्टिंग देम इनटू दीज 3 थिंग्स। अच्छा, और एक काम और कर लेते हैं। अगर मुझे एक सेकंड फॉर्मूला जरा डिराइव करना हो, वो कैसे डिराइव होगा, वो ऐसे डिराइव होगा कि PV इक्वल्स टू, अच्छा R क्या था, R था K इंटू NA, R वॉज K इंटू NA, ऐसा ही था। अच्छा, सो N इंटू K इंटू NA एंड देन इंटू T। ठीक है, मैंने वही वाला फॉर्मूला क्या किया, उसमें से R को सब्स्टिट्यूट कर दिया, KNA बना दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, क्या बात करी भाई, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने हैं तो वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हुए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 6.023 से डिवाइड कर दूंगा। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इस चीज से डिवाइड कर दूं, राइट। सो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई एम गोइंग टू कॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज कैपिटल N, और उसको जब मैं एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये N क्या है, ये N ये चीज है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Na क्या है, वो ये चीज है, N क्या है, वो ये चीज। ठीक है, सो वी कैन डू दैट, और मैं यही कर रहा हूं, मैं उस फॉर्मूला में ये चीज भी डाल रहा हूं, यानी मैं N की जगह क्या डाल रहा हूं, मैं N की जगह डाल रहा हूं कैपिटल N विच इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हकीकत में कितने पार्टिकल्स हैं, और डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रोस कांस्टेंट टू गिव मी n, the small n which is the number of moles। अब देखोगे Na और Na कैंसिल, यू विल गेट योर सेकंड फॉर्मूला जो आपको याद नहीं होता है, वो क्या है, वो है NKT। ठीक है जी, और आप लोगों में से अक्सर बच्चे आर्ग्यू करेंगे कि क्या ये दोनों याद करने की जरूरत है, दोनों को याद रखने की जरूरत है। मैं बोलूंगा हाँ, याद रखने की जरूरत है। हर दफा इट बिकम्स इम्प्रैक्टिकल कि n को, नंबर ऑफ मोल्स को फिर जो है वो 6.023 से मल्टीप्लाई करके उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बनाओ, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 6.023 × 1023 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स बनाओ। दोनों फॉर्मूलाज याद करो, यू कैन यूज देम, मतलब अदली बदली करके ये दोनों आपको याद करने हैं, ये दोनों आप इस्तेमाल करोगे थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है, तो कोई अपनी शॉर्टकट नहीं बनाए, कोई जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें याद करेंगे। यू डोंट नीड टू बी जो है वो थोड़ा सा भी जो है अपने ऊपर लीनियंट। सो दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एंड के इसमें से नया है। सो के जो है वो आपका क्या है, वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
आई नो बोरिंग डिस्कशन, थोड़ी देर दो, मैं थोड़ा सा काइनेटिक अजम्पशंस भी डिस्कस कर लूं, फिर डेरिवेशन पे चलते हैं जिसपे सबकी हवाइयां उड़ने वाली है डेफिनेटली। अच्छा, नाउ हमने बात करी थी आइडियल गैसेस की कि दे मस्ट फॉलो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पीवी इक्वल्स टू टेक प्रोपोर्शनल टू टी, पीवी टेक प्रोपोर्शनल टू टी, and they must also follow all the assumptions of the kinetic model of gases. So let's discuss what the kinetic model of gases is, and we'll be discussing the assumptions of the kinetic मॉडल ऑफ गैसेस। ठीक है जी, और ये सारी assumptions हमें डेरिवेशंस में काम आएंगी, और आपको ये सारी की सारी assumptions याद भी रखनी है। क्यों? क्योंकि दे विल बी आस्किंग यू सर्टेन थिंग्स पूछेंगे, और आपसे फिर उसके मुकाबले में पूछेंगे कि ये कौन सी काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस की कौन सी assumption इसमें लग रही है, क्यों है ऐसा, क्यों नहीं है। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छा ना, कुछ चीजें आप लोगों को केमिस्ट्री में से याद होंगी, उसमें से एक चीज ये याद होगी कि क्योंकि ये एक आइडियल गैस है, दिस इज एन आइडियल गैस। आइडियल गैस जो है उसके अंदर क्या होता है, उसमें नो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। अगर हम एक आइडियल गैसेस को अज्यूम कर रहे होते हैं, एक आइडियल गैस को अज्यूम कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्स नहीं होती बिटवीन पार्टिकल्स, यानी देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज नो टेम्परेरी डाइपोल्स, देयर इज नो परमानेंट डाइपोल्स, देयर इज नथिंग, नो बॉन्डिंग बिटवीन में। ठीक है, पार्टिकल पार्टिकल ज्वाइन होंगे, मतलब जो बॉन्डिंग हुई भी केमिकल बॉन्डिंग वो अलग, लेकिन इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कोई भी नहीं होंगी। उस ही मुताबिक में द पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी। अब देखो, नो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, इफ देयर इज no intermolecular forces between particles, तो the potential energy will also be zero in this case। एक आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, उसमें कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो किया, ये मैं बाद में एक और हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो उसमें काम आएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि द कोलिजन्स, मतलब कोलिजन्स क्या, ऑब्वियसली आइडियल गैस को कहीं भी छोड़ दोगे, कंटेनर पे जाके टकराएंगे, आपस में टकराएंगे या कंटेनर पे टकराएंगे। द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कोई एनर्जी लूज नहीं होती है। आई होप यू रिमेंबर इलास्टिक का क्या मतलब था एएस में, द कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन, यानी बात मतलब ये हुआ, अगर किसी चीज पे जाके लगी, यानी दीवार पे जाके कोई पार्टिकल जाके लगा, जिस स्पीड से लगा उसी स्पीड से वापस से रिबाउंड करेगा। ठीक है, सो ये पॉइंट हमें इस काम में आएगा कि जो हम पार्टिकल कोलाइड करवाएंगे उसको हम वापस उसी स्पीड पे जो है वो रिबाउंड भी कर पाएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम तीसरी बात पे। तीसरी बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये चीज अगर समझ नहीं आई तो डेरिवेशन में भी काफी मुश्किल होगी। द टाइम of a specific particulate collision is negligible compared to the time between सक्सेसिव कोलिशंस। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि सपोज करो एक दीवार है, ठीक है, अब ये पार्टिकल आके टकराता है इसमें। अच्छा, अब ये टकरा के चला गया, अब ये टकरा के गया, इस दीवार से जाके टकराया और वापस इधर आ गया टकराने के लिए। तो ये जो टाइम था इसका टकराते हुए, जो इसने टाइम लिया होगा, जो इसका कांटेक्ट टाइम होगा टकराते हुए, ये नेग्लिजिबल है कंपेयर टू अगर ये इधर से टकराया, घूम के वापस इधर वापस आके टकराया, दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, मतलब हम इसको कैसे यूज कर रहे होंगे, इसको ऐसे यूज कर रहे होंगे कि अगर एक पार्टिकल आके टकराया और उसने यहाँ पे कोई कांटेक्ट टाइम लिया होगा, तो वो कांटेक्ट टाइम बराबर है कि ये पार्टिकल कोलाइड करके वापस आके, वो दोनों बराबर होंगे। मतलब इतनी जल्दी पार्टिकल चलता है कि कांटेक्ट टाइम और ये चीज तकरीबन तकरीबन बराबर है, इतनी जल्दी इतनी तेजी से जा रहा होता है पार्टिकल ये एक। ठीक है, सो द टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक कोलिजन, यानी द टाइम ऑफ अ कांटेक्ट टाइम इज
नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी एक दो पार्टिकल्स कोलाइड भी कर रहे हैं ना, तो उनके बीच में जो टाइम था जो उन्होंने कांटेक्ट में रखा, दैट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू जब वो वापस आके दोबारा से टकराएंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू बी टेकिंग, क्योंकि कांटेक्ट टाइम हम नहीं ले सकते हैं, तो डेरिवेशन में हम ये टाइम ले रहे होंगे जो ये वापस पूरा करके आएगी पूरी कहानी। ठीक है, वो मैं चीज थोड़ी सी और उधर रीइंफोर्स करूंगा कि ये कहानी कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी चौथी जो पॉइंटर है, चौथी पॉइंटर जो है वो ये है कि चौथी पॉइंट क्या था? चौथी पॉइंटर ये है, द वॉल्यूम्स ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्व्स is negligible compared to the volume of the container they occupy. They occupy. ठीक है, मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास एक कंटेनर पड़ा हुआ था, उसमें अब ये एक पार्टिकल है, तो जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है वो चाहे ये पार्टिकल यहां होता या ना होता, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यानी ये जो ये छोटा सा पार्टिकल है, इसका वॉल्यूम इतना कम है, इतना कम है, इतना इनसिग्निफिकेंट है, छोड़ दो। अब इसी तरह के सैकड़ों पार्टिकल भी होंगे ना, इन सब पार्टिकल्स का वॉल्यूम कंबाइंड भी, मतलब एक पार्टिकल का, यानी एक पार्टिकल का वॉल्यूम जो ये स्फेयर है, एक पार्टिकल जो स्फेयर है, अभी तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन पार्टिकल इसमें बहुत छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा है। सो बेसिकली इसका वॉल्यूम जो है वो कुछ भी नहीं है जो असल में कंटेनर का वॉल्यूम है जिसमें ये है। तो ये भी एक काइनेटिक असम्पशन है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंड लास्ट असम्पशन, जो सबसे मुश्किल असम्पशन लगेगी सबको, वो क्या है? देयर इज ऑलवेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, there is always a large amount of particles for statistical approximations to apply. क्या मतलब है इस बात का? बड़ी अजीब पॉइंटर है। इस बात का मतलब ये है कि जैसे आपकी गवर्नमेंट मर्दमशुमारी करती है, जैसे वो सेंसस करती है, ठीक है, तो सेंसस क्या होता है, वो क्या कहानी होती है? ये कहानी होती है भाई, देखो अब पूरे पाकिस्तान में इतने सारे लोग रह रहे हैं, मिलियंस की तादाद में लोग रह रहे हैं। अब वो हर किसी से जाके तो ये नहीं पूछ सकते ना कि कि आपकी इनकम क्या है, या आपकी अभी आपकी एज क्या है। वो हर की, मतलब अगर मिलियन लोगों से जाके पूछने को आ गए तो उनकी तो टाइम भी बर्बाद, उनका पैसा भी बर्बाद, और उनकी मेहनत भी बर्बाद। इतनी मेहनत, इतना टाइम और इतना जो है वो पैसा, वो गवर्नमेंट इस काम पे कभी नहीं लगाने वाली। ठीक है, और वो कोई भी गवर्नमेंट लगाई, सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात नहीं है। खैर, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो और भी चीजें नहीं करती, लेकिन ये हम कभी ना करें। इतनी बड़ी जब तादाद हो जाती है चीजों की, तो आप हर किसी से जाके नहीं पूछ सकते उसकी कहानी। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि आप उन लोगों में से कुछ गिने चुने लोग बुला लेते हो और आप उनसे पूछ लो, भाई आप कितना कमाते हो, आपकी एज क्या है, और आप फिर उसके हिसाब से आप एक एवरेज निकाल लेते हो, आप एक अजम्पशन बना लेते हो, और उस अजम्पशन के तहत पे आप ये कहते हो कि भाई पूरे पाकिस्तान में एवरेज एज इज अबाउट 30 ईयर्स, पूरे पाकिस्तान में एवरेज सैलरी लोगों की जो है वो लेट्स से 80,000 है। तो वो इस तरीके से जो है वो ये आपकी ये स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन है। तो गैस के पार्टिकल्स की भी यही कहानी है कि गैस के पार्टिकल इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है, आप हर पार्टिकल से जाके नहीं पूछ सकते तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तुम्हारा मास क्या है, अभी तुम्हारी ये कहानी क्या है, तुम्हारी वो कहानी क्या है। आप हर पार्टिकल से नहीं पूछ सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है कि हम एक अजम्पशन लेते हैं, और एक अजम्पशन को लेकर हम पूरी चीज पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा पॉइंटर जो है वो हमें काम आएगा, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द अजम्पशंस? कोई प्रॉब्लम? सब क्लियर यहां तक?